बेनकाब किस्त नंबर 4 बाय उर्दू दास्तान। इस दौरान हिंदुस्तान की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली के आसार साफ नजर आने लगे थे और इनसे भी मेरे मामूलात वापस आने में बड़ी मदद मिली थी। दरअसल 1969 में इंदिरा ने कांग्रेस से गैर जरूरी अनासर को पाक करने का फैसला करते हुए एक ऐसा कदम उठाया था जिससे कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। इन गैर जरूरी अनासर में सर्रे फहरिस्त मरारजी रिसाई थे, जिनसे इंदिरा हर कीमत पर नजात चाहती थी। मरारजी का नाम 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया था, लेकिन पसे पर्दा हदायतकारों को वो इसलिए नापसंद थे। उनका ख्याल था कि मरारजी देसाई भी नेहरू की तरह ताकतवर वजीर आजम होंगे और कठपुतली बनने से इनकारी रहेंगे। इसलिए कुर्रा फाल एक निस्बतन गैर मरूफ और कमजोर उम्मीदवार लाल बहादुर शास्त्री के नाम निकला। मगर जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मुआहदे पर दस्तखत करने वाली रात ही चल बसे तो फिर मरारजी देसाई सामने आए। लेकिन इस बार सियासी पंडित इन्हें पीछे धकेल कर एक औरत को ऊपर लाए। 3-4 साल तक तो इंदिरा इन्हें किसी न किसी तरह बर्दाश्त करती रही, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अपने सर पर लटकती हुई तलवार से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी तकसीम हो गई। इंदिरा गांधी ने अपने मशहूर मकूला इंदिरा कांग्रेस है और कांग्रेस इंदिरा है के मुताबिक अपने दावे को कांग्रेस आई का नाम दिया, और जब बांग्लादेश बनने के बाद इन्हें हालात अपने हक में पूरी तरह साजगार महसूस हुए तो उन्होंने इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इन इंतखाबात में वाज़ेह तरीन अक्सरियत हासिल की। यहाँ तक कि मुखालफिन के बड़े बड़े बुत ढह गए, लेकिन मकबूलियत की इस मेराज तक पहुँचने पर इंदिरा के सर में वही खन्नास समा गया जो फिरौन, नमरूद और इन जैसे तमाम लोगों के समा जाता है और आखिरकार इनकी तबाही का सबब भी बनता है। इंदिरा ने एक मकसद के तहत राह के कांटे हटाए थे और नेहरू खानदान की सरबुलंदी के लिए वो अपने छोटे बेटे को आगे लाई थी, जो इनके नज़दीक ज़्यादा काबिल था। यूथ कांग्रेस के नाम पर संजय और उनके साथियों ने वो गुंडागर्दी जमाई के अल्लाह की पनाह, लेकिन इंदिरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो संजय को आगे बढ़ाना चाह रही थी ताकि इनके बाद अपने नाना के विरसे को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे काबिल के ये मनसूबा पूरी तरह अमल में आता इंदिरा के खिलाफ इंतखाबात में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने और अपने इलेक्शन में सरकारी रुपए इस्तेमाल करने के अलावा वसी पैमाने पर धांधली कराने के इल्जामात साबित हो गए। इंदिरा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी और हुक्म इम्तनाई भी हासिल कर लिया, लेकिन इनके वकला ने बता चुके थे कि केस जीतने की इन्हें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस मौका पर इनके चहीते बेटे ने चंद पुराने कांग्रेसियों को जमा किया, जिन्होंने इंदिरा से मुलाकात की और बताया कि यह कार्रवाई दरअसल इनके खिलाफ अमरीकी साजिश का हिस्सा है और अगर वो मुल्क को एक देखना चाहती हैं तो फौरी तौर पर बुनियादी हुकूक सल्ब करके मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान कर दें। 26 जून 1975 को ये वाक़या पेश आया और उसी रात मेरी ज़िंदगी की पहली गिरफ्तारी भी अमल में आई। और मैं एक ही क्या, संजय गांधी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक चुनटी भी अपनी मुखालिफ नजर आई तो इसने इसकी भी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करवा दिया। मुझसे तो वो यूँ भी खाइफ था कि मैं अपने मज़ामीन में इसके खिलाफ यहाँ तक लिख चुका था कि यह जमहूरी हिंदुस्तान में बादशाहत का आगाज़ होगा। मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ सबसे पुरजोर आवाज़ मदन लाल ने उठाई। एक अरसे से दारुल हुकूमत के एक मौसर अखबार से वाबस्ता रहने के बाद इसके इतने तो तल्लुकात हो गए थे कि वो वज़ीर आज़म तक अपनी बात पहुंचा देता। अखबारात पर सेंसर था और इसके मज़ामीन ऊपर तले सेंसर का शिकार होते गए, लेकिन इसने इंदिरा गांधी तक अपना एक ख़त पहुंचवा ही दिया, जिसकी इब्तदाई इसने इस तरह की कि मैंने कांग्रेस का हर मौका पर साथ दिया और इसे अपनी जमात समझा, लेकिन सिकंदर की गिरफ्तारी के बाद मेरे लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि मज़ीद आपकी और आपकी पॉलिसियों की हमायत जारी रखूँ। इंदिरा मदन लाल से न सिर्फ ज़ाती तौर पर वाकिफ़ थी बल्कि इसकी इसलिए भी इज्जत करती थी कि इसने कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। इसकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा निकला कि मुझे रिहा कर देने के अहकाम जारी हो गए, लेकिन रिहाई से पहले मुझे संजय की अदालत में पेश किया गया। रात का वक्त था और मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसके मकान तक लाया गया, जिसमें बज़ाहिर तो संजय की बदनाम ज़माना दाश्ता रहती थी, लेकिन दरअसल ये यूथ कांग्रेस की तमाम सरगर्मियों का मरकज़ था। मैं कोई सियासी कारकुन तो था नहीं कि अपने नज़रियात के लिए कुर्बानी देने का जज्बा मेरे दिल में मौजूद होता। मैं तो सीधा साधा अखबार नवीस था, जिसे इससे कोई गज़ नहीं थी कि कौन बरसरे इक़्तिदार रहे या कौन अपोजिशन में है। अगर मदन लाल मुझ पर मेहरबान हो जाता तो मैं अब तक प्रूफ रीडिंग ही कर रहा होता। संजय ने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि वो मुझे रिहा तो कर रहा है, लेकिन अगर मैंने कुछ ज़्यादा बकबक की तो वो मुझे ऐसा सबक देगा कि आइंदा मेरी नस्लें याद रखेंगी। मैं खामोशी से इसकी धमकियाँ सुनता रहा। वो किसी तरह भी जवाहरलाल नेहरू का निवासा नज़र नहीं आ रहा था। जवाहरलाल के बारे में अब तक यही सुनते रहे थे कि वो अपने बदतरीन मुखालिफ से भी नरमी से बात करते थे। अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर संजय ने
अपने एक साथी से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे अकबर रोड पर छोड़ दिया जाए। अकबर रोड मदन लाल का मकान था और मैं इसी वक्त समझ गया कि मेरी रिहाई में मदन लाल का ही हाथ होगा। जेल में 6 महीने गुजारने से मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। जेल की दीवारें मुझे काटने को आती थी। अगरचे इमरजेंसी के दौरान जेल में इतने सियासी कैदी जमा हो गए थे कि अंग्रेज़ों के दौर की जेल की याद ताज़ा हो गई थी और बकौल पुराने कैदियों के अब तो माहौल बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन मुझे वो माहौल जहन्नुम से कम महसूस नहीं हुआ। कैद खाने के जहन्नुमी माहौल से निकलकर अकबर रोड के पुरसुकून माहौल में पहुंचने के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे अचानक फरिश्तों ने अपनी गलती का एहसास करके मुझे जहन्नुम से निकालकर जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दी हो। दहली को जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे कि अकबर रोड पर तकसीम हिंद से कबल ही बड़े लोगों की रहायशगाहें रही हैं और जहाँ साहिब लोग रहते हैं वहाँ दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर होती है। ऊंचे ऊंचे 2 रोया पेड़ों के साथ साथ बड़ी बड़ी कोठियों में से एक कोठी के एक हिस्से में मदन लाल रहता था। संजय का वो यूथ कांग्रेसी जब मुझे मदन लाल के मकान पर छोड़कर गया तो मदन लाल अपने मकान में मौजूद नहीं था, लेकिन इसका नौकर मुझे जानता था और इस बात से वाकिफ था कि मैं कैद में हूँ। खाने वगैरह का पूछने के बाद वो मेरे लिए चाय ले आया क्योंकि मैं मदन लाल का इंतजार करना चाहता था। खामोशी हम दोनों को गिरा गुजर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे क्या बात करूं, इसलिए इसने अपनी ही पसंदीदा मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी। साहिब, अब आप बाहर आ गए हैं तो आप इस जुल्म पर जरूर लिखना, इसने मुझे दोबारा उकसाने वाले अंदाज में कहा और मैंने यूं ही तज़किरतन पूछ दिया कि किस जुल्म पर, और इसकी गाड़ी बगैर किसी स्टेशन पर रुके चलती गई। ये जुल्म नहीं साहिब तो क्या है, जो वहाँ लड़कों को उठा कर ले जाते हैं और उनकी नसबंदी कर देते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा बच्चे नुकसानदेह हैं। अगर ये बात है तो संजय की नसबंदी क्यों नहीं कराई जाती, राजीव को क्यों माफ़ कर रखा है। बस हम गरीबों के लिए सारी विपता है। इसके बकौल इसके किसी भांजे को जब वो मुश्किल 21 साल का था यूथ कांग्रेस वाले उठाकर ले गए और इसकी नसबंदी करके छोड़ दिया। अब बताओ साहिब, इस बेचारी की तो ज़िंदगी ख़राब होकर रह गई है ना। मैं इसकी बातें बड़े गौर से सुनता रहा, लेकिन मेरे ज़हन में इन मसाइल पर फौरी तौर पर लिखने लिखाने का कोई तसव्वुर नहीं था। मैं एक बार भी खुद को इस जहन्नुम में झोंकना नहीं चाहता था जहाँ से निकलकर मैं बड़ी मुश्किलों से बाहर आया था। ताहम इस बात का मुझे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि आम लोगों में बड़ी तेज़ी से नफरत की आग फैलती जा रही है और इस पर काबू पाना अब हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। मदन लाल के नौकर से इस तरह की बातें सुनते सुनते जिनसे बेशतर के बारे में मेरा ख्याल था कि वो अफवाहों के अलावा कुछ नहीं है, मैं सो गया। सुबह जिस वक्त मैं बेदार हुआ मदन लाल को अपने जागने का मुंतजिर पाया। नाश्ते वगैरह से फरागत पाकर हम बैठे तो इसने बड़ी संजीदगी से मुझसे कहा, सिकंदर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है जो मुझे उम्मीद है कि तुम पूरे हौसले से सुनोगे और बर्दाश्त करोगे। मैं मजाक में इससे कहने वाला था कि इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है कि एक बार फिर मेरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी हो गए हैं। लेकिन इसके चेहरे पर तारी संजीदगी देखकर मैं भी संजीदा हो गया और ये सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बुरी खबर हो सकती है जिसे सुनाने के लिए मदन लाल इतना एहतमाम कर रहा है। लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। चल लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा बोला, लेकिन इस बार मुझे इसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। सिकंदर, नुसरत अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर मेरे सर पर बम फट जाता तब भी शायद मैं इस तरह न चौंकता जितना इस खबर से चौंका था। वो से सवाल एक साथ मेरे जहन में उभरे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जुबान से अदा नहीं हो सका। मगर तजर्बेकार मदन लाल मेरी हालत से वाकिफ था। इसने बिन मांगे मेरे इन तमाम सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए जो जहन में अचानक किलबिलाने लगे थे। तुम्हारे जेल जाने के 1 हफ्ते बाद की बात है कि नुसरत को अगवा कर लिया गया और इसके साथ वो बर्ताव किया गया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। 3 रोज़ बाद अगवा करने वाले इसे घर के सामने बिल्कुल बरहना हालत में फेंक गए, लेकिन गैरतमंद नुसरत ने अगले ही रोज़ अस्पताल में खुदकुशी कर ली। मदन लाल के अल्फाज मेरे कानों में सीसा बनकर दाखिल हो रहे थे, जिसकी तपिश मैं अपनी रूह की गहराइयों तक महसूस कर रहा था। और जुल्म की बात यह कि पुलिस ने इसके अगवा की FIR तक दर्ज नहीं की। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और जब इसकी वापसी हुई तब भी नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा गया, जबकि हर शख्स जानता था कि मुजरिम कौन है। मदन लाल खामोश हुआ तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे सवाल कर सकूं कि ऐसे कौन से शकील कल्ब हैं जिन्होंने इस मासूम पर जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े। मदन लाल ने इस बार भी मुझ कम नसीब को जहमत से बचाते हुए कह डाला, पुलिस के छोटे अफसरान भी बेचारे क्या करें, जबकि वो जानते कि सारी खुदाई एक तरफ, दाश्ता का भाई एक तरफ, और मेरे सामने सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। रेहाना के भाई की खुली गुंडागर्दियाँ हंगामी हालात के निफाज से पहले भी बहुत थीं, लेकिन इसके बाद तो इसे खुल खेलने का मौका मिल गया, फिर वो कैसे पीछे रह जाता।
کچھ دیر تک تو میں صدمے کی حالت میں رہا، لیکن پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری رگوں میں خون نہیں انگارے دوڑ رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگتا ہوا جاؤں اور جس گھر میں مجھے رات لے جایا گیا تھا اس گھر کے ایک ایک فرد کے سینے میں 6 گولیاں اتار دوں۔ میرے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر مدن لال نے کہا، سکندر، ایسے موقع پر جوش کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اس کی بات بری لگی تھی کہ میری دنیا اجڑ گئی اور یہ بزدل مجھے ہوش سے کام لینے کی تلقین کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تو سوچ رہا ہے اس سے نصرت واپس آ سکتی تو میں بہت پہلے وہ کر چکا ہوتا، اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بلکہ جوش میں آ کر تو اس کا انتقام بھی نہیں لے سکے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوش سے کام لے۔ اس کی بات میں جان تھی، اس لیے اس کی بات مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ 2 روز میں مدن لال کے گھر پر اس کے ساتھ ہی رہا اور جب تیسرے روز اپنی ڈیوٹی سنبھالنے سے پہلے دفتر والوں کی جانب سے دی گئی پارٹی میں بولنے کھڑا ہوا تو اس سکندر سے بالکل مختلف تھا جو مدن لال کے گھر میں یہ شکر کرتے ہوئے داخل ہوا تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ میں مائک کے سامنے آیا تو میری نظروں میں نصرت کا سراپا گھوم گیا۔ 2 روز قبل جس جھکی کمر والے شیخ صاحب سے ملاقات کی تھی، ان کی تصویر آنکھوں میں اتر آئی اور میری زبان زہر اگلنے لگی۔ میں 1 گھنٹے تک نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، لیکن اپنی تقریر میں نے اس جملے پر ختم کی، سنجے سنو، ہلاکو چنگیز اور نہرو نہیں رہے تو تم کیسے رہ سکتے ہو؟ تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر ظالم کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ جب سب ظالموں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے تو تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ سینسر کا تجربہ مجھ سمیت انڈیا کے ان گنت اخباری کارکنوں کو نہیں تھا۔ ان 6 مہینوں میں جب میں جیل میں رہا، بقیہ افراد تو اس عذاب کو اس حد تک عادی ہو گئے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سینسر کی پابندیوں سے بچ کر کس طرح لکھا جائے، لیکن میرے اوپر تلے 3 مضامین سینسر کی زد میں آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مدن لال میری رہنمائی کے لیے آیا۔ دیکھ سکندر، فرانس کا ایک مشہور جنرل جب جنگ ہار کر پیرس واپس پہنچا تو اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ وہ میدان جنگ سے کیا منہ لے کر واپس آیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں بدترین حالات میں اپنے بہترین سپاہیوں کو بچا کر لایا ہوں تاکہ بہتر حالات میں ان کی مدد سے دشمن کو بدترین حالات سے دوچار کر سکوں۔ مدن لال کی نصیحت اپنی جگہ تھی، لیکن میں اپنے سینے میں دیکھتے علاؤ کو کیسے ٹھنڈا کرتا، لیکن اس کا حل بھی اس کے پاس تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات براہ راست کی جائے، کبھی اپنا مقصد دوسرے انداز سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کر کے دیکھو، اس نے مجھے نئی راہ سجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے دکھلائے ہوئے راستے کو اپناتے ہوئے کالم لکھا تو سینسر نے اسے پاس کر دیا اور یوں آہستہ آہستہ مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کا سلیقہ آتا گیا۔ شیخ صاحب کا محلہ چھوڑتے میں ان سے ملنے بھی نہیں گیا تھا، لیکن جیل سے آنے کے بعد میں تقریباً روزانہ ان سے ملنے جاتا تھا۔ اگرچہ کہ بیٹی کی اس المناک موت کے بعد وہ ماضی کے شیخ معین الدین کی صرف پرچھائی رہ گئے تھے، نہ کہیں آتے جاتے تھے اور نہ زیادہ لوگوں سے ملتے تھے، صرف گھر میں پڑے رہتے تھے۔ مجھے ان کے دکھ کا اندازہ تھا، لیکن میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ میرے چلے جانے سے وہ اپنے دکھ کو کسی حد تک بھلا ضرور لیتے تھے، لیکن مدن لال میرے وہاں جانے پر خوش نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں وہاں اس طرح جاتا رہا تو نصرت کو بھول جانے کی میری ہر کوشش ناکام ہوتی رہے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں یا تو ڈپریشن کا مریض بن جاؤں گا یا پھر اپنے تند و تلخ مضامین کی وجہ سے دوبارہ ان کا نشانہ بن جاؤں گا جن کے چنگل سے مجھے نکال کر لایا تھا۔ لیکن مجھ پر اس کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اسی طرح شیخ صاحب کے ہاں جاتا رہا۔ اس ضمن میں سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ ذاتی طور پر میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ نصرت کی المناک موت کو اپنے ذہن سے محو کر سکوں۔ شیخ صاحب سے ملنا تو ایک بہانہ ہوتا تھا، مجھے اس گھر کے ہر گوشے سے نصرت کی خوشبو آتی تھی، اور یہی خوشبو ایسے ایسے اچھوتے مضامین کے انبار میرے ذہن میں لگاتی رہتی تھی کہ میں خود حیران رہ جاتا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ سینسر کی پابندیوں سے بچ کر لکھنے میں ایک وقت وہ آیا کہ میں مدن لال کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تو غلط نہ ہوگا۔ میں سینسر والوں کی نفسیات بھانپ گیا تھا۔ انہیں ہدایت تھی کہ کسی بھی مذہب کے حوالے سے جو چیزیں شائع ہو رہی ہوں ان پر سختی ذرا کم کی جائے، چنانچہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ کبھی موسیٰ اور فرعون کا قصہ لکھنے لگتا تو فرعون کو اس طرح پیش کرتا کہ پڑھنے والے کو فرعون کے چہرے میں کوئی اور چہرہ نظر آنے لگتا۔ کبھی رامائن کے کسی حصے کی یوں تشریح کرتا کہ لوگ سمجھ جاتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور کبھی میرے کالموں میں کربلا کا بیان اس طرح ہوتا کہ شمر کے ساتھ ساتھ قارئین کو اور بھی بہت سے ظالم یاد آنے لگتے۔ مضامین نو کا یوں انبار لگاتے ہوئے ایک دن میرے ذہن میں اچھوتا خیال آیا کہ اگر میرے نام کی کسی ایسے شخص کا خط آ جائے جس کی زبردستی نسبندی کی گئی ہو تو یہ خط ہر طرف آگ لگا دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اخبار کے مالکان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میرے کالم ان کے اخبار کے سرکولیشن میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ میری اہمیت کا احساس بڑھا تو میرے نخرے بھی زیادہ اٹھائے جانے لگے۔
पहले मुझे दफ्तर की गाड़ी लाने और ले जाने लगी, फिर मालका ने दफ्तर के खर्च पर एक मारुति खरीद दी। ये ख्याल आने के बाद मैंने एहतियात ये की कि पहले तो वो खत एक 20 साल नौजवान की तरफ से खुद लिखा और फिर इसे दफ्तर के एक और टाइपराइटर पर टाइप करके खुद अपने नाम पोस्ट कर दिया। अपने कॉलम में ये खत छापने के साथ साथ अपनी जानिब से मैंने इस खत के मंदरजात की तरदीद भी की कि यह हुकूमत को बदनाम करने की मकरू साजिश और अफवाहों का हिस्सा भी हो सकता है। मैंने ये ख्याल भी जाहिर किया कि हो सकता है कुछ उन्हें नसबंदी करवाने के सिलसिले में ऐलान करदा सरकारी इनाम के लालच में इस तरह की ज़बरदस्ती कर रहे हों और हुकूमत यूथ कांग्रेस की बदनामी का बायस बन रहे हों। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखे और इनकी साजिशों को बेनकाब करे। मेरी साजिश न सेंसर के अफसरान बाला की समझ में आई और न इब्तदा में यूथ कांग्रेस के करता धरता इसकी तह तक पहुँच सके, क्योंकि मैंने साथ साथ ये भी लिख दिया था कि मैं कांग्रेस का मुखालिफ ज़रूर हूँ, लेकिन हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले इसका ठोस सबूत भी पेश करना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। यूथ कांग्रेस वाले मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। हद तो यह कि उन्होंने फ़ोन करके मुझे इस कालम पर मुबारकबाद दी। दरअसल मेरा ये फिक्रा कांग्रेस के इस प्रोपगंडे की हिमायत करता था कि हंगामी हालात के ऐलान से पहले मिराजी देसाई के सूबा गुजरात और बिहार में होने वाले हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के पीछे गैर मुल्की हाथ है। यूथ वालों से हिमाकत की इंतहा ये हुई कि खुद संजय ने सेंसर करने वालों को हदायत दी कि सिकंदर के इस बारे में छपने वाले मज़ामीन पर नरमी बरती जाए। मेरे इल्म में यह हदायत आई तो मैंने मौका से फ़ायदा उठाया और इस नौ की कालम नवीसी का सिलसिला दराज करना शुरू कर दिया और बादशाह मेरे कालमों में ये बहस तूल पकड़ती चली गई कि आया नसबंदी के वाक़यात हो भी रहे हैं या नहीं। अपने नाम आने वाले खतूत तो मैं शाया करता था, लेकिन साथ ही भी कहता रहता था कि इससे हुकूमत का मुलव्वस होना कहाँ साबित होता है, या ये कि संजय और अजीब को नसबंदी करवाने की क्या ज़रूरत है। इन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि बढ़ती हुई आबादी हमारे मुल्क के लिए किस कदर नुकसानदेह है। वैसे अगर वो इस मरहले से खुद भी गुजर जाएं तो जनता के लिए इससे अच्छी मिसाल मिलनी मुश्किल होगी। जब तक यूथ कांग्रेस वाले मेरी हिकमत अमली को समझते, मामला वहाँ पहुँच गया था जहाँ वो अगर इसे रोकते तो इनके लिए और ज़्यादा बुरा होता। मैंने नसबंदी पर इनके खिलाफ इतना भरपूर प्रोपगंडा किया था कि पूरे हिंदुस्तान में एक आग सी लग गई। मैं अपनी जगह बहुत खुश था कि मैंने पूरी हुकूमती मशीनरी को अपनी चालाकी से शिकस्त दे दी थी, लेकिन अपनी इस वक्ती कामयाबी के नशे में ये भूल गया था कि जिन लोगों को बिछाड़ कर मैं अपनी फतह के नक्कारे बजा रहा हूँ वो ऊँट और सांप से कहीं ज़्यादा कीना परवर हैं। इसी दौरान जब सरकारी हलकों में मेरी शख्सियत और तहरीर बहस व तमहीज़ का मरकज़ बनी हुई थी, एक और लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई। मार्गरेट के नाम से अपना तारुफ करवाने वाली इस लड़की ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मेरे मज़ामीन और कालमों के ज़रिए मुझसे मुतारिफ हुई है और मेरी तहरीर के परिस्तारों में से है। पहली बार इसका फ़ोन आया और दूसरी बार वो खुद मेरे दफ्तर में आ मौजूद हुई। ओ गॉड, आप तो बहुत यंग और स्मार्ट हैं। मेरे कमरे में आते इसने पहला फिक्रा कहा था। मैं हमेशा से तन्हाई पसंद शख्स था। मेरी इस तरह तारीफ तो किसी मर्द ने भी नहीं की थी, इसलिए मैं बिल्कुल बौखला कर रह गया। मैं समझी थी कि आप कोई बूढ़े से शख्स होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल बने बनाए राजेश खन्ना हैं। इसने मेरा तकाबुल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर हीरो से करवाते हुए कहा। इसके रिमार्क्स पर शायद मैं सुर्ख हो गया हूँ जब ही इसने कहा, अरे आप तो ब्रश कर रहे हैं ना। मैं इससे क्या कहता कि आज से पहले मेरे कानों ने इस तरह की सुरीली आवाज़ नहीं सुनी। चुनाचे बौखलाहट में इसे बैठने का इशारा करते हुए मैं इससे सिर्फ इतना कह सका, आप तशरीफ रखें प्लीज़। इसी रोज़ वो मुझे जिद करके एक होटल में डिनर के लिए ले गई। होटल से मैं इसे छोड़ने इसके घर गया। मेरी और मार्गरेट की ये मुलाकात 4 घंटे जारी रही। इस तमाम अरसे में मौजूद गुफ्तगू सिर्फ मैं था। वो मेरी तारीफ इस तरह कर रही थी जैसे कोई कदीम और सच्चा आशिक अपनी महबूब की करता है। यूँ तो मैंने कई बार इसे इस गुफ्तगू से मना भी किया, लेकिन दिल से मैं यही चाहता था कि वो मेरे बारे में इसी तरह की गुफ्तगू करती रहे। पहली मुलाकात में वो मेरे इतने करीब आ गई कि बड़ी मुश्किल से मैं खुद पर काबू पा सका। वो मेरे हाथ अपने हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता सहलाती रही और जज्बाती लहजे में बार बार कहती रही, मैं इन उंगलियों की परिस्तार हूँ जो हर रोज़ मुआशरे के अलमियों को बेनकाब करती हैं। इसका ये अंदाज मेरे तमाम वजूद को तहोबाला करने के लिए काफ़ी था। आज तक किसी औरत से मेरे इस किस्म के मरासिम न रहे थे। मैं एक मर्द था और एक हसीन दोशीज़ा की कुर्बत मेरे ख्वाबीदा जज्बात को जगा रही थी। खुद अपने बारे में इसने जो मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी, इसका लुबे-लुबाब यह था कि इस वक्त वो भरी दुनिया में अकेली थी। इसके बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। अपना और माँ का पेट पालने के लिए इसे इब्तदा ही से मुलाजमत करना पड़ी और अब 2 साल कबल माँ भी मर गई। वो एक सहेली के साथ रह रही थी, लेकिन चंद दिन पहले इसकी भी शादी हो गई थी। मेरे इस सवाल पर कि इसने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसने उलट कर मुझसे यही सवाल कर डाला,
मेरी समझ में कोई जवाब नहीं आया तो मैंने कह दिया कि अपने बारे में ये फिक्र करने की मुझे फुर्सत नहीं मिली और दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो मेरे बारे में ये फिक्र पाले। इसने मुस्कुराते हुए कहा था कि इसके साथ भी यही मामला है। फिर कुछ देर बाद इसने साफगोई से भी बता दिया कि दरअसल एंग्लो इंडियन लड़कियों की तरफ लोग वक्त गुजारे के लिए बढ़ते हैं, लेकिन इनसे शादी के बारे में कोई भी संजीदा नहीं होता। रात 11 बजे तक जब मैं इसे फ्लैट पर छोड़कर वापस आने लगा तो इसने मुझे एक कप चाय या कॉफ़ी की ऑफ़र की, लेकिन मैं इतनी रात गए किसी जवान लड़की के साथ अकेले फ्लैट में जाने से खौफजदा, इसलिए ग्राउंड फ्लोर ही से इजाज़त चाही। रुखसत होने से पहले इसने एक बार फिर मेरे हाथों को बोसा देते हुए वालिहाना अंदाज में कहा, मुझसे बड़ी सी बड़ी कसम ले लो सिकंदर, आज की शाम मेरी ज़िंदगी की दिलचस्प तरीन शाम थी। रोज़ शाम 6 बजे तक घर पहुंचने के बाद मैं अपने डरमे में बंद हो जाती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ चंद घंटे गुजार कर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी हसीन भी है और पुरौनक भी। फिर चलते चलते इसने वाज़ेह तरीन अल्फाज में ये दावत देते हुए कहा कि अगर कभी शाम 6 बजे के बाद तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरी वीरान ज़िंदगी में चंद घंटों के लिए रंग भर देना, मैं इंतज़ार करूंगी। जेल से आने के बाद वो पहली रात थी जब नुसरत का तस्वुर मुझसे दूर रहा। अब इसकी जगह एक दूसरी लड़की ने ले ली थी। अगरचे दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नुसरत के तस्वुर के साथ सुकून और फरद का एक एहसास होता था तो मार्गरेट का ख्याल ज़हन में आते पूरे जिस्म में एक ही जनी सी कैफियत पैदा हो जाती थी। वो पूरी रात मैंने एक अजीब सी बेकली में गुजार दी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं आया था। पूरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। जब भी आंखें बंद करता मार्गरेट अपने तमाम तर इश्वा तराजियों और हिजान खेजियों के साथ सामने आ खड़ी होती और जिस्म में एक बरकी रोह दौड़ने लगती। इसके भीगे सुर्ख होंठों के तस्वुर ने इस बिस्तर को, जिस पर हर रात में सुकून की नींद सोता था, आज कांटों की सेज में बदल कर रख दिया था। बार बार दिल चाहता था कि उड़ते हुए इस फ्लैट तक पहुंचूं और इसके पूरे वजूद को अपनी बाहों में समेट लूं। कभी अपनी इस हिमाकत पर गुस्सा आता था कि इतनी जल्दी से इससे जुदा होने की ज़रूरत क्या थी। जब खुद इसने अपने फ्लैट तक चलने की ऑफर की थी तो इसे रुखसत चाहने में उजरत क्यों जाहिर की। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला अब सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकता था, और मैं भी यही कर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, गंदे और मकरूह चेहरों को बेनकाब करती ये दास्तान अभी जारी है।